बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कफन ये मुंशी प्रेमचंद का शाहकार अफसाना है। चलिए इनका खुलासा की तरफ हम लोग चलते हैं कि झोपड़े के दरवाजे पर बाप और बेटा दोनों एक बुझे हुए अलाव के सामने खामोश बैठे हुए थे और अंदर बेटे की नौजवान बीवी बुधिया दर्जेज़ह से पछाड़े खा रही थी और रह रह कर उसके मुंह से ऐसी दिल खराश सदा निकलती थी कि दोनों कलेजा थाम लेते थे। जाड़ों की रात थी, फिजा सन्नाटे में गर्क, सारा गांव तारीकी में जज्ब हो गया। घेसू ने कहा, मालूम होता है बचेगी नहीं, सारा दिन तड़पते हो गया। जाओ देख तो आ। माधव दर्दनाक लहजे में बोला, मरना है तो जल्दी मर क्यों नहीं जाती, देख कर क्या आऊं। तू बड़ा बेदर्द है बे साला, तू बड़ा बेदर्द है बे। साल भर जिसके साथ जिंदगानी का सुख भोगा, उसी के साथ इतनी बेवफाई। तो मुझे तो मुझसे इसका तड़पना और हाथ पांव फटकना नहीं देखा जाता। चमारों का कुंभा था और सारे गांव में बदनाम। घेसू एक दिन काम करता तो 3 दिन आराम। माधव इतना कामचोर था कि घंटा भर काम करता तो घंटा भर चिल्लम पीता, इसलिए उन्हें कोई रखता ही नहीं था। घर में मुट्ठी भर अनाज हो तो उनके लिए काम करने की कसम थी। जब दो एक फाके हो जाते तो घेसू दरख्तों पर चढ़कर लकड़ियां तोड़ता और माधव बाजार में बेच आता, और जब तक वो पैसे रहते दोनों इधर उधर मारे मारे फिरते। जब फाके की नौबत आ जाती तो फिर लकड़ियां तोड़ते या कोई मजदूरी तलाश करते। गांव में काम की कमी ना थी, काश्तकारों का गांव था, मेहनती आदमी के लिए 50 काम थे, मगर इन दोनों को लोग उसी वक्त बुलाते जब दो आदमियों से एक का काम पाकर भी कनाअत कर लेने के सिवा कोई और चारा ना होता। काश दोनों साधु होते तो उन्हें कनायत और तवक्कुल के लिए ज़ब्त नफ्स की मुतालिक ज़रूरत ना होती। ये उनकी खलकी सिफत थी। अजब ज़िंदगी थी उन लोगों की। घर में मिट्टी के 2-4 बर्तनों के सिवा कोई असासा नहीं। फटे चेथड़ों से अपनी ओरियानी ढाके हुए दुनिया के मकरों से आज़ाद, कर्ज से लदे हुए, गालियाँ भी खाते थे मगर कोई गम नहीं। मिस्कीन इतने की वसूली की मुतालिक उम्मीद ना होने पर भी लोग इन्हें कुछ न कुछ कर्ज दे देते थे। मटर या आलू की फसल में खेतों से मटर या आलू उखाड़ लाते और भून भून कर खाते, या 10-5 औख तोड़ लाते और रातों को चूसते। घेसू ने इसी जाहिदाना अंदाज से 60 साल की उम्र काट दी और माधव भी सआदतमंद बेटे की तरह बाप के नक्श कदम पर चल रहा था, बल्कि इसका नाम और भी रोशन कर रहा था। उस वक्त भी दोनों अलाव के सामने बैठे आलू भून रहे थे जो किसी के खेत से खोद कर लाए थे। उस वक्त से मुराद क्या है कि झोपड़े के दरवाजे के, जब हम कहानी के शुरू में पढ़े थे कि झोपड़े के दरवाजे पर बाप और बेटे बैठे हुए थे। झोपड़े के दरवाजे के पर बाप और बेटे बैठ करके आलू को भून करके खा रहे थे। घेसू की बीवी का तो मुद्दत हुई इंतकाल हो गया था। माधव की शादी पिछले साल हुई थी। जब ये औरत आई थी उसने इस खानदान में तमद्दुन की बुनियाद डाली थी। पसाई करके घास छील कर वो शेर भर आटे का भी इंतजाम कर लेती और इन दोनों बेगैरतों का दोज़ख भरती रहती थी। जब से वो आई ये दोनों और भी आराम तलब और आलसी हो गए थे, बल्कि कुछ अकड़ने भी लगे थे। कोई काम करने को बुलाता तो बेनियादी शान से दुगनी मजदूरी मांगते। वही औरत आज सुबह से दर्द से मर रही थी और ये दोनों शायद इसी इंतजार में थे कि ये मर जाए तो आराम से सोएं। घेसू ने आलू निकाल कर छीलते हुए कहा, जाकर देख तो क्या हालत है उसकी। चुड़ैल का फसाद हो गया होगा, और क्या यहाँ तो ओझा भी 1 रुपया मांगता है, किसके घर से आए। माधव को अंदेशा था कि वो कोठरी में गया तो घेसू आलू का बड़ा हिस्सा साफ कर देगा। बोला, मुझे वहाँ डर लगता है। डर किस बात का है, मैं तो यहाँ हूँ ही। तो तुम ही जाकर देखो ना।
मेरी औरत जब मरी थी तो मैं 3 दिन तक उसके पास से हिला भी नहीं, और फिर मुझसे लजाएगी कि नहीं। कभी उसका मुंह नहीं देखा, आज उसका उखड़ा हुआ बदन देखूं। इसे तन की सुध भी तो ना होगी। मुझे देख लेगी तो खुलकर हाथ पांव भी ना पटक सकेगी। मैं सोचता हूँ कोई बाल बच्चा हो गया तो क्या होगा। कुछ सौठ गुड़ तेल कुछ तो नहीं है घर में, सब कुछ आएगा। भगवान बच्चा दे तो जो लोग अभी पैसा नहीं दे रहे हैं वही तब बुला कर देंगे। मेरे 9 लड़के हुए, घर में कभी कुछ ना था, मगर इसी तरह हर बार काम चल गया। जिस समाज में रात दिन काम करने वालों की हालत इनकी हालत से कुछ बहुत अच्छी ना थी, और किसानों के मुकाबले में वो लोग जो किसानों की कमज़ोरियों से फ़ायदा उठाना जानते थे कहीं ज़्यादा फारिगुल बलाग थे। वहाँ उस किस्म की जहनीत का पैदा हो जाना कोई ताज्जुब की बात ना थी। हम तो कहेंगे घेसू किसानों के मुकाबले में ज़्यादा बारीक बीन था, और किसानों की तही दिमाग जमीयत में शामिल होने के बदले शातिरों की फितना परदास जमात में शामिल हो गया था। हाँ, उसमें यह सलाहियत ना थी कि शातिरों के आयन व अदब की पाबंदी भी करता। इसलिए जहाँ उसकी जमात के और लोग गांव के सरगना और मुखिया बने हुए थे, उस पर सारा गांव अंगश नुमाई करता था। फिर भी उसे ये तशकीन तो थी कि ये अगर वो खस्ता हाल है तो कम अज़ कम इसे किसानों की सी जिगर तोड़ मेहनत तो नहीं करनी पड़ती, और इसकी सादगी और बेज़बानी से दूसरे बेफ़ायदा तो नहीं उठाते। दोनों आलू निकाल कर जलते जलते खाने लगे। कल से कुछ नहीं खाया था, इतना सब्र ना था कि उन्हें कुछ ठंडा हो जाने दे। कई बार दोनों के ज़बानें जल गए। छिल जाने पर आलू का बैरूनी हिस्सा तो बहुत ज़्यादा गर्म ना मालूम होता था, लेकिन दांतों के तले पड़ते ही अंदर का हिस्सा ज़बान और तालू और हलक को जला देता था, और इस अंगारे को मुंह में रखने से ज़्यादा खैरियत इसी में थी कि वो अंदर पहुंच जाए। वहाँ इसे ठंडा करने के लिए काफ़ी सामान था, इसलिए दोनों जल्दी जल्दी निकल जाते। हालांकि इस कोशिश में उनकी आंखों से आंसू निकल आते। घेसू को इस वक्त ठाकुर की बारात याद आई जिसमें वो 20 साल पहले वो गया था। उस दावत में इसे जो सेरी नसीब हुई थी वो इसकी ज़िंदगी में एक यादगार वाक़या थी, और आज भी इसकी याद ताज़ा थी। बोला, वह भोज नहीं भूलता। तब से फिर इस तरह का खाना और भरपेट नहीं मिला। लड़की वालों ने सबको पूड़ियाँ खिलाए थे, सबको छोटे बड़े सबने पूड़ियाँ खाएं, और असली घी की सटपनी, रायता, 3 तरह के सूखे साग, एक रसेदार तरकारी, दही, चटनी, मिठाई। अब क्या बताऊं कि इस भोज में कितना स्वाद मिला। कोई रोक नहीं थी, जो चीज़ चाहो मांगो और जितना चाहो खाओ। लोगों ने तो ऐसा खाया कि किसी से पानी ना पिया गया। मगर परोसने वाले हैं कि सामने गरम गरम गोल गोल महकती कचौड़ियाँ डाले देते थे। मना करते हैं कि नहीं चाहिए, पुत्तल को हाथ से रोके हुए थे, मगर वो ही के दिए जाते हैं। और जब सब ने मुंह धो लिया तो एक बीड़ा पान भी मिला, मगर मुझे पान लेने की कहाँ सुधि। खड़ा न हो जाता था, चटपट जाकर अपने कंबल पर लेट गया। ऐसा दरिया दिल था वो ठाकुर। माधव ने इन तकल्लुफ़ात का मज़ा लेते हुए कहा कि अब हमें कोई ऐसा भोज खिलाता। अब कोई क्या खिलाएगा, वो जमाना दूसरा था। अब तो सब कुछ किफ़ायत सूझती है। शादी बियाह में मत खर्च करो, क्रियाक्रम में मत खर्च करो। पूछो, गरीबों का माल बटोर कर कहाँ रखोगे, मगर बटोरने में तो कमी नहीं है। हाँ, खर्च में किफ़ायत सूझती है। तुमने 20 पुड़ियाँ खाई होगी, 20 से ज़्यादा खाई थी। मैं 50 खा जाता। 50 से कम मैंने भी
न खाई होगी। अच्छा अच्छा पठा था तो इसका आधा भी नहीं है। आलू खाकर दोनों पानी पिया और वहीं अलाव के सामने अपनी धोतियाँ ओढ़कर पाँव पेट में डाले सो रहे थे, जैसे दो बड़े असदर कुंडड़ियाँ मारे पड़े हों और बुधिया अभी तक कराह रही थी। बाकी खुलासा हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे।